तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो वो क्या कहलाएगा? संवेग, बल, द्रव्यमान या फिर जड़त्व? तो यहां पे हो जाएगा हमारा बल हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है। अब बल जो है इसका मात्रक क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बल है इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक जो होता है, मात्रक कौन सा? एसआई मात्रक। तो एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? कभी अकेले नहीं होता है। तो जड़त्व, संवेग, बल या फिर वेग? तो यहां पे बल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बल, यानी बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो बल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, बल एक कौन सी राशि होती है? तो बल एक सदिश राशि, सदिश राशि होती है। ठीक है। उसके बाद में देखो, बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है, तो F बराबर, बल का मतलब क्या हो गया? F। तो F बराबर क्या होता है? M इंटू क्या होता है? G होता है। और इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो इनमें से प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, तो वो कौन सा होगा भाई? बल होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? यानी इनमें से कौन सा कथन लागू होगा? अब क्वेश्चन को देखो वापस एक बार। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम, यानी 10 केजी है। उसके बाद में वस्तु पर लगा बल, वस्तु पर लगा बल तो कितना है? तो 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन यहां पे देखो। ठीक है। और यहां पे वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी, तो यहां पे कितना था? 10 केजी। ठीक है। अब यदि वस्तु मुक्त रूप से गति करने में सक्षम है, तो वस्तु पर, वस्तु पर लगा बल बराबर क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान गुणा, एक सेकंड भैया ना, एक सेकंड। वस्तु पर लगा बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान इनटू क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण। यही होगा, यानी F बराबर क्या हो जाएगा? तो M इंटू क्या होगा? A होगा, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखो F का मान कितना है? तो F का जो मान है वो कितना है भाई? 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन। उसके बाद में बराबर M का मान कितना है? तो M का मान यानी द्रव्यमान कितना है? 10 केजी। तो यहाँ पे 10 और गुणा में A का मान हमें बताना है। तो A बराबर क्या होगा? तो A बराबर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
क्या होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये यहां पे हमारा सही हो गया। अब ए ऑप्शन देखते हैं, निकाय। निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा। अब देखो भाई यहां पे कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में है यहां पे बी ऑप्शन, निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है और यहां पे कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में सी ऑप्शन देखो, निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे 1 किलोमीटर, तो ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा, हमारा सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। पूरा डिटेल से मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल समीकरण में F बराबर क्या है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था और मैंने यही बोला था कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो F बराबर क्या होता है, तो M इंटू क्या होता है, A होता है। ठीक है, तो F बराबर M इंटू A, हमारा कौन सा होगा, A ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा, A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, 0 होगा, या फिर 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 होगा भाई, क्या होगा, 0। बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, 0। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब वेग जो है यहां पे अगर इसका पूछे एसआई मात्रक, एसआई यूनिट या फिर एसआई मात्रक पूछे तो क्या बताना है, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और राशि के लिए पूछे तो राशि कौन सी होती है, सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो यहां पे है M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। उसके बाद में M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। तो त्वरण यानी इसमें क्या बताना, अपने को त्वरण बताना है। चलो जी देखते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि F बराबर क्या होता है। तो F बराबर क्या होता है, M इंटू क्या होता है, A होता है। क्या होता है, F बराबर M इंटू क्या होता है, A होता है। अब यहां पे F का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 5। कितना है, 5 न्यूटन। ठीक है, बराबर में M1 गुणा 10। ठीक है, M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन
ठीक है, तो F का मान कितना है इसमें 5 है। 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए का मान यानी कितना आएगा इसमें 10 आएगा। अब इसमें ज्ञात क्या करना हमें, m1 का मान। m1 का मान ज्ञात करना है तो यहां पे F बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें ऊपर कितना आएगा 5 और नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा 1/2 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं सेकंड स्थिति से। ठीक है, ये तो था फर्स्ट, एक सेकंड, फर्स्ट स्थिति से, और यह है सेकंड स्थिति से। सेकंड स्थिति में देखते हैं, देखो F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है m इंटू ए होता है। अब F का जो मान है वो कितना है 5 है। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, m2 अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो m2 यहां पे देखो, तो m2 का मान इसमें क्या करना है अपने को ज्ञात करना है, गुणा ए का मान कितना होगा, तो ए का जो मान है वो कितना इसमें 20 है। कितना है 20, यहां पे देखो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहां पे दे दिया इसमें, तो 20 होगा। तो m2 का मान हमें निकालना है, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 चला जाएगा ऊपर और 20 आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो F बटा क्या हो जाएगा a, तो F कितना है 5 और a कितना है यहाँ पे 20, तो 5/20 हो जाएगा। तो बराबर में क्या होगा 1/4 होगा। ठीक है, किलोग्राम, यही होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो दोनों जो द्रव्यमान है, दोनों द्रव्यमान को संयुक्त करने पर, यानी m1 प्लस m2 बराबर में क्या होगा, तो यहां पे सबसे पहले क्या आया था, यहां पे देखो 1/2, तो यहां पे लिखेंगे 1 बटा कितना लिखेंगे 2 प्लस 1 बटा कितना आया था 1/4। ठीक है, तो बराबर में क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 6/8, 6/8 ही होगा, तो यहां पे हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब F बराबर m ए होता है, F बराबर m इंटू क्या होता है a होता है। अब देखो बल सभी स्थितियों में समान है, तो 5 बराबर 6 बटा कितना होगा 8 होगा, और गुणा में क्या होगा a होगा। ठीक है, तो a का मान हमें ज्ञात करना, तो a बराबर क्या होगा, तो 5 इंटू क्या होगा 8, बटे में कितना होगा, तो बटे में आपको सर 6 होगा। ठीक है, अब बराबर में क्या होगा, इसको कर लो सोल्व, तो यहां पे हो जाएगा देखो 6 पॉइंट फिर 6 फिर 7 हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हमें बताना है। ठीक है, तो 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा, उत्पन्न त्वरण कितना होगा। अब देखो इसमें F का मान कितना है, तो F का मान कितना इसमें 21 न्यूटन है। उसके बाद में से मैं M का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 kg, कितना है 3 kg, यहां पे देखो। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है हमें, A का मान हमें ज्ञात करना है, तो F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है m इंटू ए होता है। अब F का मान कितना है इसमें 21 है, बराबर में M का मान कितना है इसमें 3 है, गुणा A का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो A बराबर क्या होगा, तो 21 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 7, क्या होगा 7 होगा, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। और त्वरण हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण जो है एक कौन सी राशि है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्वरण जो है एक कौन सी राशि होती है, तो आप कहेंगे कि सर सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। और मात्रक अगर आपको पूछे कि मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण कितना होगा? देखो F बराबर क्या होता है? तो M इंटू ए होता है। अब F का जो मतलब होता है वो बल होता है। उसके बाद में M का मतलब जो होता है वो होता है द्रव्यमान, इंटू ए का जो मतलब होता है वो होता है त्वरण होता है भाई ना। ठीक है, उसके बाद में अब F बराबर कितना करेंगे? F बराबर कितना है? तो F बराबर है 20। कितना है? 20। उसके बाद में M बराबर कितना है? तो M बराबर जो है कितना है? यहां पे देखो 10, तो यहां पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है हमें? ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो बताओ ए बराबर क्या होता है? तो ए बराबर होता है एफ इंटू सॉरी एफ बटा क्या होता है? एम होता है। तो एफ का मान कितना है? तो 20 बटे में एम का मान कितना है यहाँ पे? 10। तो बराबर में बताओ क्या आएगा? तो बराबर में आ जाएगा 2। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है? हमारे डी ऑप्शन में है भाई। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक। अब नकारात्मक के लिए पूछा है तो देखो ए ऑप्शन है वेग, बल, संवेग या दूरी। वेग हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? वेग, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होता है, यानी किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन होने की स्थिति में त्वरण एक समान रहता है। ठीक है, जबकि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता है तो त्वरण क्या होगा? धनात्मक, तथा घटने पर त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु स्थिर स्थिति में आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण के स्थानांतर होती है और 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? अब देखो जो गति का नियम है, गति का कौन सा नियम? गति का पहला नियम। तो v बराबर u प्लस 8। ठीक है, अब देखो v बराबर क्या होगा? तो v बराबर होगा 0। 0 होगा। ठीक है, उसके बाद में प्लस, प्लस का कितना होगा? 4 और गुणा में कितना हो जाएगा? प्लस का कितना होगा भाई? प्लस का हो जाएगा 4 और गुणा में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब v बराबर क्या होगा? v बराबर हो जाएगा 32। कितना होगा? 32 होगा। 32 मीटर प्रति सेकंड। 32 सही हो जाएगा, 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो 32 मीटर प्रति सेकंड हमारे कौन से ऑप्शन में है? केवल सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है?
तो स्थिति और समय, वेग और समय सही हो जाएगा भाई। स्थिति और वेग, वेग और त्वरण, ठीक है। तो यहां पे डी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? अब ए ऑप्शन है वेग और समय, स्थान और वेग, स्थान और समय, वेग और त्वरण। तो स्थान और समय इसका सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा भाई। कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, स्थान और समय। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? देखो, घर्षण का शून्य प्रभाव, वजन आवेग बल तनाव की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जब एक वस्तु एक समान वर्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? द्रव्यमान या गति, संवेग या फिर दिशा? दिशा सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परित एक समान वेग से एक वर्तीय पथ पर चलती है तो वह एक समान वर्तीय वेग क्या करती है? उत्पन्न करती है। यह वेग एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होता है जिसका परिमाण सदैव क्या रहता है? अचर रहता है। लेकिन वस्तु के वेग एवं त्वरण की दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक है। और जब एक वस्तु का समान वर्तीय वेग उत्पन्न करती है तो वस्तु का द्रव्यमान, संवेग एवं गति अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि दिशा परिवर्तित होती रहती है। तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब एक वस्तु समान वर्तीय वेग उत्पन्न करती है तो इनमें से कौन सा परिवर्तित होता है? दिशा ही होगा भाई सही ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के लिए पूछा है भाई ना। तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो यहां पे गलत के लिए पूछा है क्वेश्चन में, तो गलत कौन सा होगा? यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो, सभी पदार्थ, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है।
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इधर करवा देता हूं मैं ना। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला देखो, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कणों की गति तेज हो जाती है। ठीक है, भी कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और पूरा डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। उसके बाद में करते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भी। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन ना, तो मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण। तो यहां पे हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि किसके लिए पूछा है? रासायनिक परिवर्तन के लिए पूछा है, तो मक्खन का खट्टा होना यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो एंटोइन लेवोइजियर, तो ये नहीं होगा। रॉबर्ट बॉयल नहीं होगा। जोसेफ प्रोस्ट, ये सही हो जाएगा भाई, है ना। और जैक्स चार्ल्स, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहां पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाई ऑक्साइड यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अणुभार। ठीक है, तो देखो C+2 गुणा O, तो C यानी 12 +2 गुणा 16, यही होगा। तो CO2 में कार्बन परमाणु का परमाणु भार कितना होगा? 12। ठीक है, तो CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा यानी 12 गुणा क्या हो जाएगा? 100, और बटे में कितना हो जाएगा? 44। तो बराबर में क्या होगा? तो 27 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई? 3%। कितना हो जाएगा? 27.3% हो जाएगा भाई। कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो
अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणविक संख्या, परमाणविक द्रव्यमान, आइसोटोप या परमाणुकता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, परमाणुकता। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं, तो यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन के लिए पूछा है। अब देखो ऑक्सीजन, एक सेकेंड भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अणुभार तो कितना होता है? 32। ठीक है, और अणु का एक मोल बराबर कितना होता है? तो 6.02 गुणा 10 की घात कितना होता है? 23 होता है। अब ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान तो बराबर में यहां पे कितना होगा? 32, और बटे में क्या हो जाएगा? 6.02 गुणा 10 की घात कितना? 23 हो जाएगा। तो बराबर में क्या होगा? तो यहां भी हो जाएगा, इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा भाई 5.3 और गुणा में 10 की घात माइनस का 23, और यहां पे हो जाएगा ग्राम। ठीक है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद है? पानी के लिए पूछा है, तो पानी के लिए पूछे ना, तो पानी में होता है 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु। कौन से ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 32। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो मोल की संख्या बराबर सल्फर की मात्रा बटा क्या हो जाएगा? यहां पे सल्फर का परमाणु द्रव्यमान तो बराबर ऊपर कितना आएगा? 16, नीचे कितने आएगा? 32 आएगा। तो बराबर में बताओ क्या होगा? 0.5। अब 0.5 क्या होगा? मोल होगा। क्या होगा? 0.5 मोल हो जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? 0.5 मोल हमारे केवल और केवल बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? 60 ग्राम के लिए पूछा है। अब देखो, एक मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के मूल कणों की उतनी संख्या उपस्थित होती है जितनी की, अब देखो, कार्बन का कितना? 12, और समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। अब किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का
भार, पदार्थ का भार, और यहां पे हो जाएगा पदार्थ का अणुभार, यही होगा। अब यहां पर दिया है पदार्थ यानी हीलियम। अब हीलियम के अणुभार, हीलियम का अणुभार तो 4 ग्राम। कितना ग्राम? 4 ग्राम। हीलियम का भार, हीलियम का भार कितना? 60 ग्राम। कितना ग्राम भाई? 60 ग्राम। ठीक है। अब 60 ग्राम यानी यहां पे हो जाएगा n, तो n बराबर क्या होगा? तो 60 और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा यहां पे 4। ठीक है। यहां पे हीलियम का भार, तो हीलियम का भार कितना है? 60, और हीलियम का अणुभार कितना है? 4 है, तो 60 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। तो बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा 15। तो 15 क्या होगा? 15 हो जाएगा मोल। 15 मोल, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? 540 के लिए पूछा है। अब अभी मैंने आपको करवाया था कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? पदार्थ का भार, पदार्थ का भार, और यहां पे हो जाएगा पदार्थ का अणुभार। अब देखो भाई, यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है? 540 ग्राम ग्लूकोज में, ग्लूकोज के लिए पूछा। अब ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? तो C6H12 और यहां पे हो जाएगा 6O6 हो जाएगा। ठीक है। अब ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार, तो यहां पे हो जाएगा 6। ठीक है। 6 के बाद में हो जाएगा गुणा में होगा भाई ना, गुणा कितना होगा? 12, प्लस में कितना होगा? 12, गुणा में कितना होगा? 1, और प्लस में कितना हो जाएगा? 6 होगा भाई, यही होगा ना। और 1 + 6 और गुणा में फिर हो जाएगा अपने पास में 16, यही होगा भैया ना। तो यहां पे बराबर में क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा देखो 72, तो 72 प्लस हो जाएगा वहां पे 12 और प्लस में 96 और बराबर में 180 हो जाएगा। अब ग्लूकोज का भार कितना दिया है इसमें? 540 ग्राम। कितना दिया है? 540 ग्राम दिया है। तो n बराबर निकालोगे तो n बराबर देखो यहां पे कितना दिया है? 540 ग्राम दिया है, और बटे में यहां पे कितना है? यहां पे है 180। कितना है? 180 बराबर में कितना हो जाएगा? तो बराबर में हो जाएगा भाई, यहां पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना होगा? 3 हो जाएगा, यानी 3 मोल। 3 मोल हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहां पे हो जाएगा सी, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य यानी लचीली है? अब यहां पे प्रतीक से दिया हुआ है ना, जैसे एजी होता है चांदी का होता है, एल एल्यूमिनियम का होता है, तो एजी, एल, एन ए या फिर जेड एन।
तो नम्य यानी लचीली के लिए पूछा है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी एजी। एजी का मतलब क्या होता है भाई? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो जस्ता, तांबा, कार्बन या फिर सोडियम। कार्बन मिलाया जाता है भैया ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला देखो भाई। अगला है सबसे नमनीय तन्यशील धातु कौन सी होती है? सोना होती है। गोल्ड होता है यानी सोना, और सोना का जो प्रतीक होता है क्या होता है? AU होता है। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अधातु ऑक्साइड आम तौर पर होते हैं, तो अम्लीय होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होते हैं? अम्लीय, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोरेट। अमोनियम क्लोरेट नहीं होगा, अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल सही हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट नहीं होगा, अमोनियम सल्फाइड भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राउनियम गति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी भाई। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में की खोज की थी। किसकी खोज की थी भाई? नाइट्रोजन की थी। तो ए ऑप्शन है हीलियम नहीं होगा, नाइट्रोजन सही हो जाएगा, क्लोरीन भी नहीं होगा और हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई यहाँ पे। अब नाइट्रोजन का पूछे अगर आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक पूछे तो कितना बताना है? 7 बताना है। फिर आपको पूछे परमाणु द्रव्यमान, तो 14.0067 होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान कितना है? 14। और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो 18 या 17 या फिर 16 या फिर 15। 17 हो जाएगा भाई, 17 यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 17। चलो अगला देखो भाई। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? यानी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n² होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे n होता है, n का मतलब क्या होता है भाई? कक्षा क्रम। कक्षा क्रम है कक्षा की संख्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखो, एक होता है पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। पहली जो कक्षा होती है के होती है, दूसरी एल होती है, तीसरी एम होती है और चौथी एन होती है। के में जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसमें 8 होती है, इसमें 18 होती है और इसमें कितनी होती है? 32 होती है भाई।
कितनी होती है 32। अब किसके लिए पूछा है, एम कक्ष के लिए पूछा है, तो एम कक्ष में यहाँ पे देखो कितना है 18, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एम सतह सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था। तो एम के लिए पूछा है, तो एम में कितने होते हैं, 18 होते हैं, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, 2n², जो कि हमारे ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।